72 वर्षीय श्यामलाल इस परिवार के बुजुर्ग थे। वो कभी इस घर की शान हुआ करते थे, आज बस एक कोने तक सीमित होकर रह गए थे। सुबह सुबह वो खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते। उनका कमरा घर के आखिरी कोने में था, छोटा, शांत और कम रोशनी वाला। उन्होंने खुद ऐसा कमरा चुना था ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, लेकिन अब वो कमरा उनके लिए एक कैद खाना बन चुका था। कभी वो अपने परिवार की हंसी का केंद्र थे, लेकिन आज वो परिवार की चुप्पी के बीच कहीं खो गए थे। उस दिन सुबह के 7 बजे थे। रसोई से बर्तनों की हल्की खनखनाहट आ रही थी। बहू राधिका अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। बेटा दीपक मोबाइल में बिजनेस न्यूज पढ़ रहा था। पोता राज अपने ऑनलाइन गेम में व्यस्त था और पोती प्राची अपने फोन में रील बना रही थी। दादू धीरे धीरे लाठी टेकते हुए रसोई की तरफ बढ़े। राधिका, बहू जरा मेरे लिए चाय बना दोगी? तो राधिका ने झुंझलाकर कहा, पापा जी अभी मुझे देर हो रही है, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। दादू मुस्कुरा दिए, जैसे ये सुनने की आदत हो चुकी थी। उन्होंने चुपचाप फ्रिज से पानी निकाला, घूंट भरते हुए वापस अपने कमरे की ओर लौट गए। कमरे में जाकर उन्होंने अलमारी से एक पुराना फोटो एल्बम निकाला। तस्वीरों में उनकी पत्नी सविता मुस्कुरा रही थी, वही मुस्कान जो उनके पूरे घर को रोशन कर देती थी। तस्वीरों में दीपक छोटा था, उनकी गोद में खेलता हुआ। प्राची और राज तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। तस्वीरें देखते देखते उनकी आंखें नम हो गई। कितना हंसता था ये घर, अब तो बस आवाजें आती हैं, अपनापन नहीं। उन्होंने धीमे से बुदबुदाया। फोन की बीप ने उन्हें वर्तमान में लौटा दिया। बाहर से राज की आवाज आई, मम्मी मेरे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चार्ट कहाँ है? दादू के कमरे में रख दिया था ना आपने? राधिका ने कहा। हाँ, दादू के कमरे में होगा। राज धड़धड़ाते हुए अंदर आया, अलमारी खोली, सामान बिखेरा और चार्ट लेकर चल दिया। दादू एक कोने में बैठे चुपचाप उसे देखते रहे। राज बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? उन्होंने प्यार से पूछा। पर राज बिना देखे बोला, हाँ ठीक है दादू, मुझे देर हो रही है, और वो चला गया। उनकी आंखों में एक बार फिर खालीपन उतर आया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। दूध वाला आया। पहले जब सविता जीवित थी तो वो खुद दरवाजा खोलती थी, अब राधिका जल्दी में थी। दीपक अखबार में डूबा हुआ था और प्राची राज अपने कमरों में। दादू उठकर दरवाजा खोलने गए। अरे दादू, आप ही रोज खोलते हो दरवाजा? हाँ बेटा, और कौन है इस घर में इतना फुर्सत वाला? दादू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। दूध वाला भी समझ गया, ये मुस्कान हकीकत में अकेलेपन की चादर थी। सुबह का समय बीत गया और राधिका जल्दी में ऑफिस चली गई। दीपक अपनी कार लेकर निकल गया। प्राची और राज स्कूल। पूरा घर सन्नाटा ओढ़े था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक और उनके दिल की धड़कन थी। दादू ने अपने कमरे में पुराने रेडियो को ऑन किया, जिस पर वे कभी अपनी पत्नी के साथ गीत सुना करते थे। वो खुद से बोले, अब कौन संभालेगा मुझे जब कोई बात बिगड़ेगी। दोपहर को वो अकेले खाना खाते थे। पहले सब एक साथ बैठकर हंसते बतियाते थे, अब उनके लिए खाना किचन के कोने में ढक के रखा जाता है। वो स्टूल पर बैठकर धीरे धीरे रोटी तोड़ते हैं, किसी के इंतजार में नहीं, बस आदत में। बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज आती है। शाम को जब सब घर लौटे तो फिर वही दृश्य। राधिका फोन पर व्यस्त, दीपक लैपटॉप में, प्राची और राज मोबाइल में। उन्होंने सोचा, आज डिनर पर सबके साथ बैठकर थोड़ा बात करेंगे। वो धीरे धीरे हॉल में आए। सब कैसे हो? आज कुछ बातें करेंगे साथ में, प्राची बोली। दादू मैं थोड़ा बिजी हूँ, फ्रेंड से वीडियो कॉल चल रही है। राज बोला। दादू मैं गेम खेल रहा हूँ, राधिका ने कहा। पापा जी अब टाइम कहाँ मिलता है किसी को, आप भी समझा कीजिए ना। दादू ने मजबूर मुस्कुराहट दी और वापस अपने कमरे में लौट गए। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए वो अपने आप से बोले, कभी इस घर में मेरी आवाज गूंजती थी, अब बस सन्नाटा जवाब देता है। उनकी आंखों से एक आंसू धीरे से गिरा और गालों से फिसलते हुए तकिए में समा गया। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने महसूस किया था कि उनके अपने ही परिवार का रवैया उनके प्रति धीरे धीरे बदल रहा है। पहले जहां उनकी राय को सुना जाता था, अब उनकी आवाज तक अनसुनी हो जाती थी। नाश्ते की मेज पर दीपक, राधिका और बच्चे बैठे थे। दादू धीरे धीरे चलते हुए पास आए और कुर्सी पर बैठ गए। पहले सब उनके इंतजार में बैठते थे, अब वो खुद चुपचाप जाकर अपनी जगह ढूंढते थे।
राधिका ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा। पापा जी दूध लेंगे या बस चाय? बस चाय दे दो बहू, उन्होंने हल्की आवाज में कहा। टेबल पर बातें हो रही थी पर उनमें दादू का कोई जिक्र नहीं था। दादू बस चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक याद है बेटा, जब तूने कॉलेज ज्वाइन किया था तो हम सब नाश्ते के समय कितनी बातें किया करते थे। दीपक ने नज़र तक नहीं उठाई। हाँ पापा, बहुत पुरानी बातें हैं। उसके शब्दों में कोई गर्मजोशी नहीं, बस औपचारिकता थी। समय बदला था या उनके लिए जगह छोटी हो गई थी, वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। शाम को जब दीपक ऑफिस से लौटा तो ड्राइंग रूम में जोर की आवाज़ सुनाई दी। पापा जी, आपने फिर बिजली का हीटर ऑन छोड़ दिया ना? राधिका उन पर चिल्ला रही थी। दादू थोड़ा घबरा गए। नहीं बहू, मैंने तो। आपको कुछ समझ में आता है क्या? इतनी बार कहा है कि बिजली बचाया करो, लेकिन नहीं। दीपक बाहर आया और बोला, क्या हुआ राधिका? पापा जी ने फिर से हीटर चालू छोड़ दिया। कितना बिल आता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं। दीपक थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, पापा थोड़ा ध्यान रखा करो, अब सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। दादू चुप रहे। उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। जिनके लिए पूरी जिंदगी की कमाई लगाई थी, आज वही एक हीटर के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। वो अपने कमरे में लौट आए। उनके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। खिड़की के पास खड़े होकर वो सोचने लगे, क्या सच में मैं अब बोझ बन गया हूँ? अगले दिन रविवार था। वो सोच रहे थे कि शायद आज परिवार के साथ थोड़ा समय बीतेगा। पुराने दिनों की तरह सब साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे। उन्होंने सुबह सुबह नाश्ता तैयार करवाने में मदद करने की कोशिश की। राधिका, बहू चलो आज पराठे बनाते हैं, मैं आटा गूंद देता हूँ। राधिका ने झुंझलाकर कहा, पापा आपसे होगा नहीं, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। आप जाकर बैठिए, मैं कर लूँगी। वो चुपचाप पीछे हट गए। कुछ पल पहले जो दिल में उत्साह था वो धुएं में उड़ गया। प्राची लिविंग रूम में बैठकर अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दादू उसके पास जाकर बोले, बेटा आज तो छुट्टी है ना, चलो पार्क चलते हैं, थोड़ा टहल लेंगे। प्राची ने बिना ऊपर देखे कहा, दादू प्लीज, इन सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वो फिर वापस अपने कमरे की ओर लौट गए। शाम को घर में मेहमान आए। दीपक का ऑफिस का एक सहकर्मी और उसकी पत्नी। जैसे ही मेहमान आए पूरा घर सज गया। राधिका ने सबसे अच्छे बर्तन निकाले। प्राची ने बालों में कर्ल किया। राज ने अपना नया टी शर्ट पहना। सब एकदम खुश और उत्साहित दिख रहे थे। दादू ने सोचा, शायद आज मुझे भी साथ बैठने का मौका मिलेगा। वो धीरे धीरे हॉल की ओर बढ़े पर राधिका ने दरवाजे पर ही उनको रोक दिया। पापा जी, आप जरा अपने कमरे में आराम कर लीजिए, बाहर बहुत शोर होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उनकी आंखें पल भर में नम हो गई। वो चुपचाप बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चले गए। बाहर हंसी गूंज रही थी, अंदर कमरे में सन्नाटा और एक बूढ़ा दिल टूटा हुआ। वो खिड़की से बाहर झांक रहे थे। मेहमानों की हंसी, परिवार की बातें और उनका अकेलापन, तीनों एक साथ उनके कानों में गूंज रहे थे। रात को जब सब सोने चले गए तो उन्होंने खुद से सवाल किया, कभी मैं इस घर की जान हुआ करता था, अब मुझे इस घर से दूर कर दिया गया। क्या यही होता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है? उन्होंने एक तस्वीर को सीने से लगाया और धीरे से बोले, जिसे कंधों पर बैठाकर बड़ा किया, आज वही मुझे बोझ समझने लगा। बूढ़ा दिल जो रोज उम्मीद करता था, आज शायद कोई मुझसे दो पल बातें करेगा। श्यामलाल जी की जिंदगी में अब हर दिन एक जैसा हो गया था, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। आज उनके पोते राज का स्कूल में स्पोर्ट डे था। उन्होंने तय किया था कि वो भी साथ जाएंगे। उन्होंने राज के बचपन से लेकर अब तक हर खुशी में साथ दिया था, फिर आज क्यों नहीं? सुबह सुबह उन्होंने साफ सुथरा कुर्ता पैजामा पहना, सफ़ेद बालों में हल्का तेल लगाया और पुराने जूते पॉलिश किए। आईने में खुद को देखा तो थोड़ा मुस्कुराए। आज मेरा पोता दौड़ेगा, मैं भी देखूंगा, ताली बजाऊंगा। हॉल में राज तैयार खड़ा था। राज बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूं? दादू ने प्यार से पूछा। राज ने हल्की झिझक में मुंह बनाया। दादू, वहाँ तो सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, आप चलोगे तो क्या हुआ बेटा, तो मेरे दोस्त हंसेंगे। दादू के चेहरे की मुस्कान जैसे पलक झपकते ही बुझ गई। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन गला भारी हो गया। राधिका ने बीच में कहा, पापा जी आप घर पर ही रहिए, वहाँ धूप में बैठना भी आपके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। राज बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। दादू दरवाजे तक आए
और उसे जाते हुए देखते रहे। दरवाजा बंद होते ही घर में वही पुराना सन्नाटा उतर आया। उन्होंने कल्पना की, शायद अब राज रेस जीत गया होगा, शायद अब वो मुस्कुरा रहा होगा। आंखों में चमक आई लेकिन दिल में ठेस भी। काश मैं भी वहां होता। कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही तय किया, मैं भी चला जाता हूँ, कोई रोक थोड़े ही सकता है। उन्होंने लाठी उठाई, धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी और पास के स्कूल की ओर बढ़े। धूप तेज थी, रास्ता लंबा, लेकिन दिल में एक ही उम्मीद थी, पोते को खुश देखकर सब दर्द मिट जाएगा। स्कूल के मैदान में बच्चे दौड़ रहे थे, अभिभावक तालियां बजा रहे थे, बैंड बज रहा था, मंच सजा हुआ था, लेकिन भीड़ में कोई भी दादू को पहचानने वाला नहीं था। वो पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गए। सामने राज लाइन में खड़ा था। वो चुपचाप उसे निहारते रहे। काउंटर की सीटी बजी और राज दौड़ पड़ा। वो जोश में था। दादू ने हल्के से हाथ उठाकर ताली बजाई। उनके चेहरे पर चमक आ गई, जैसे फिर से वो वही पिता बन गए हों जो अपने बेटे को देखते थे। लेकिन जैसे ही रेस खत्म हुई और राज ने अपने दोस्तों को देखा, उसकी नज़र दादू पर पड़ी। दोस्त हंसते हुए बोले, वो देखो तेरे दादू भी आ गए, कितनी पुरानी स्टाइल में बैठे हैं, जैसे किसी मंदिर में बैठे हों। राज झेप गया। वो उनके पास नहीं गया, उल्टा वो दोस्तों के साथ दूसरी तरफ चला गया। दादू के दिल पर जैसे किसी ने तेज वार कर दिया। जिस पोते की मुस्कान के लिए वो धूप में यहाँ आए थे, वही नजरें फेर कर चला गया। उन्होंने चुपचाप अपनी लाठी उठाई और भीड़ में खोते हुए बाहर की ओर बढ़ गए। कोई उनकी उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर रहा था। घर लौटते वक्त हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें उनके सफ़ेद बालों पर गिर रही थी। वो भीगी हुई सड़कों पर लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए गुजरा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जो बारिश में छिप गए। घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। उन्होंने बेल बजाई। थोड़ी देर बाद राधिका आई। पापा जी, आप गए थे स्कूल? अरे आपने तो कहा था नहीं जाओगे। इतनी धूप में गए होंगे, फिर भीग भी गए होंगे। दादू ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की आवाज में बोले, हाँ जरा देखना चाहता था मेरा पोता कैसे दौड़ता है। राधिका बोली, अब उम्र हो गई है पापा जी, आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सिर झुका लिया। उन्हें अब किसी से कोई बहस नहीं करनी थी। कुछ देर बाद राज घर आया। गले में मेडल था। उसने राधिका को दिखाया। मम्मी, मैंने सेकंड प्राइज जीता। राधिका ने उसे गले लगाया। दादू दरवाजे के पीछे से ये सब देख रहे थे। वो चाह कर भी बाहर नहीं आए। राज को मेडल मिला और दादू को उपेक्षा का मेडल। रात को राज अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। दादू उसके पास गए और धीरे से बोले, बेटा बहुत अच्छा लगा तुझे दौड़ते हुए देखकर। राज ने बिना ऊपर देखे कहा, थैंक यू दादू, और फिर मोबाइल में लग गया। दादू की आंखों में हल्की नमी और भारीपन था। वो जान गए थे अब उनका प्यार एक थैंक यू में सिमट गया है। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी सविता की तस्वीर को बहुत देर तक देखा। सुनो, आज हमारा पोता दौड़ में जीता है। लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा कि उसके दादू वहीं थे। बिस्तर पर बैठे बैठे उन्होंने अपने पुराने एल्बम को फिर से खोला। उसमें दीपक की बचपन की तस्वीरें थी। छोटे से दीपक को उन्होंने कंधों पर बिठाया हुआ था। उस वक्त वो बैंक में क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल में भी अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ कर दिखाया। गर्मियों में ऑफिस से पसीने पसीने होकर लौटना और फिर भी उसे पार्क में ले जाना, वो सब यादें अब भी ताज़ा थी। तेरा हर सपना पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी बेटा। उन्होंने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, और आज तू मुझसे नजरें मिलाने से भी डरता है। फिर उन्होंने एक तस्वीर देखी, प्राची और राज के जन्म की। उनकी आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान दोनों थे। वो उन दोनों को अपनी बाहों में लेकर पूरे मोहल्ले में घुमा करते थे। और आज वही पोता उन्हें भीड़ में देखकर नजरें फेर लेता है। उनका गला भर आया। उन्होंने एल्बम बंद किया और सिर दीवार में टिका दिया। उनका मन बहुत भरा हुआ था। वो बोलना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, लेकिन किससे? इस घर में अब कोई ऐसा नहीं था जो उनकी बातें सुनना चाहता हो। सबके पास वक्त था, बस उनके लिए नहीं। सविता, आज बहुत थक गया हूँ मैं। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखा। मैंने सबको अपना सब कुछ दिया और आज जब मुझे बस थोड़ा सा साथ चाहिए तो किसी के पास एक पल भी नहीं है। इतने में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वो प्राची थी। दादू, मोबाइल चार्जर चाहिए आपका वाला, ले सकती हूँ? उसने दरवाजे से झांकते हुए कहा, हाँ बेटा ले जा। प्राची कमरे में आई, चार्जर उठाया और बिना कुछ बोले बाहर चली गई।
दादू कुछ कहना चाहते थे, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा बेटा, लेकिन शब्द होंठों पर ही मर गए। दरवाजा बंद हुआ और फिर वही सन्नाटा लौट आया। रात के 11 बज चुके थे, पूरा परिवार सो चुका था। दीपक के कमरे से टीवी की हल्की आवाज आ रही थी। प्राची और राज के कमरों में मोबाइल की लाइट झलक रही थी और दादू वो अकेले खिड़की के पास बैठे थे, अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए, अपनी सांसों में पुराने दिनों को महसूस कर रहे थे। कभी ये घर मेरा था और अब बस इस घर में मैं रह गया हूँ, उन्होंने खुद से कहा। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी। वो कुछ दिनों से थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे, सांसें भी भारी लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। क्या फायदा कहने का, वो अक्सर सोचते थे। अब किसी को मेरी तकलीफ में दिलचस्पी नहीं रही। उस रात अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने करवट बदलने की कोशिश की, पर दर्द इतना गहरा था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। पसीना माथे पर छलक आया, हाथ कांपने लगे और गला सूखने लगा। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, दीपक बेटा, पर कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने और जोर से कहा, राधिका बहू, लेकिन घर में मोबाइल की हल्की हल्की आवाजें और पंखे की घूमती ध्वनि के अलावा कुछ नहीं था। दर्द बढ़ता गया। वो बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठे, दीवार का सहारा लेकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वहां से हॉल तक पहुंचने के लिए कुछ कदम भी जैसे पहाड़ बन गए। उन्होंने फिर से आवाज लगाई, कोई है, पर इस बार भी कोई नहीं आया। दीपक कमरे में टीवी देख रहा था, राधिका अपने फोन पर चैट में व्यस्त थी, प्राची और राज अपने कमरों में मोबाइल गेम और सोशल मीडिया में डूबे हुए थे। उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया, पर पैर जवाब देने लगे। पसीने से उनका कुर्ता भीग चुका था और चेहरा पीला पड़ गया था। वो वहीं फर्श पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज चलने लगी, आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। कई मिनट बाद राज पानी पीने के लिए बाहर निकला, तभी उसकी नजर कोने में बैठे दादू पर पड़ी। दादू, उसने घबरा कर कहा। बेटा, सीना, दादू ने कांपते हाथ से छाती पर हाथ रखकर कहा। राज ने जोर से आवाज लगाई, मम्मी पापा जल्दी आओ। दीपक दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने जैसे ही अपने बूढ़े पिता को जमीन पर बैठे देखा, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। पापा, क्या हुआ आपको? श्यामलाल जी कुछ बोल नहीं पाए, बस उनकी आंखों में एक ही बात थी। कितनी देर से बुला रहा था। दीपक ने राधिका को बुलाया। राधिका घबरा कर बोली, ओ माय गॉड, इन्हें कुछ हो गया है, जल्दी चलो अस्पताल। दीपक ने कार निकाली। राज और राधिका दादू को सहारा देकर बाहर लाए। पहली बार इतने समय बाद उनके चारों ओर परिवार था, पर प्यार से नहीं, घबराहट से। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। कुछ ही देर में ईसीजी और जांच शुरू हुई। डॉक्टर ने दीपक को बाहर बुलाकर कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, सीने में दर्द हार्ट प्रॉब्लम का संकेत है। आप लोग इन्हें समय पर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका दिल धड़कने लगा। कुछ भी हो सकता था, ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। आईसीयू के बाहर कुर्सी पर बैठे दीपक के हाथ कांप रहे थे। राधिका एक कोने में रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ज्यादा डर इस बात का था कि अगर इनको कुछ हो गया तो क्या होगा। प्राची भी रो रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि दादू को तकलीफ हो रही है। राज भी चुप था, उसके जहन में वो पल घूम गया था जब दादू बार बार आवाज लगा रहे थे और कोई नहीं सुन पाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। अब इन्हें शांति और साथ की जरूरत है, दवाइयों से ज्यादा इन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत है। दीपक की आंखें झुक गई। वो जान गया था कि ये बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये उस उपेक्षा की बीमारी थी जो सालों से दादू के दिल में पलती जा रही थी। अगले दिन जब दादू को कमरे में शिफ्ट किया गया, दीपक उनके पास बैठा था। उन्होंने आंखें खोली तो बेटे का चेहरा सामने था। पापा, दीपक की आवाज भारी थी। श्यामलाल जी ने हल्की मुस्कान दी, कितनी देर से बुला रहा था बेटा। ये सुनते ही दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। ये वही हाथ था जिसने उसे बचपन में साइकिल चलाना सिखाया था, गिरने पर उठाया था। राधिका भी कमरे में आई और उसने धीमे से कहा, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। दादू ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी थकान थी जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की थी। प्राची और राज दरवाजे पर खड़े थे। प्राची की आंखों में आंसू थे। दादू, मुझे माफ कर दो,
मैं आपकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेती थी। राज के गले में जैसे कुछ अटक गया। वो पास आकर बोला, दादू मैं आपके साथ रहूंगा पक्का। दादू ने हाथ बढ़ाकर दोनों के सिर पर रखा। उनके अंदर दर्द तो था लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। शायद इसीलिए कि कम से कम अब थोड़ी देर के लिए ही सही उनके परिवार ने उन्हें देखा तो सुना तो। रात को जब सब लौटे और दादू अस्पताल के कमरे में अकेले थे, अस्पताल की गलियों में दवाइयों की गंध और मशीनों की बीपिंग की आवाज फैली हुई थी। हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। श्यामलाल जी के चेहरे पर सफेदी छाई हुई थी, मगर उनकी आंखें खुली थीं। अब दर्द उतना नहीं था, पर अंदर की उदासी अब भी वैसी ही थी। दीपक कुर्सी पर बैठा था, सिर झुका हुआ। राधिका एक कोने में खामोश बैठी थी। उसके हाथों में मोबाइल था, लेकिन आज वो भी उस स्क्रीन में कोई सुकून नहीं ढूंढ पा रही थी। प्राची और राज भी वहां थे, मगर इस बार सबकी नजरें नीचे थी। किसी की हिम्मत नहीं थी दादू की आंखों में झांकने की। कितने सालों से वो अपने ही पिता के साथ था, लेकिन असल में उनके पास कभी नहीं था। दादू ने धीमे से कहा, दीपक। दीपक झट से उठकर उनके पास आया। हाँ पापा बोलिए। डर गया था बेटा, बहुत डर गया था। आवाज लगाई थी तुझे। दीपक के गले में कुछ अटक गया। उसके होंठ कांप रहे थे। पापा माफ कर दो, मैंने सुना ही नहीं। दादू की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई मुस्कान थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया। प्यार की कमी गुस्से में नहीं होती बेटा, चुप्पी में होती है। दीपक की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे याद आया कैसे वो रोज ऑफिस, मोबाइल और अपनी दुनिया में इतना खो गया था कि अपने ही पिता की आवाजें सुनना बंद कर दिया। राधिका धीरे धीरे उनके पास आई। वो उन बातों को याद कर रही थी जब उसने दादू की हर छोटी जरूरत को एक झुंझलाहट समझकर अनदेखा कर दिया। पापा जी, उसने कांपते हुए कहा, मैंने बहुत बार आपकी बातों को हल्के में लिया। मुझे लगा आप बोझ बनते जा रहे हैं, पर असल में आप ही इस घर की नींव हैं। उसकी आंखों में भी आंसू निकल पड़े। दादू ने उसकी ओर देखा और कहा, बहू घर तब टूटता है जब अपने लोग एक दूसरे को बोझ समझने लगते हैं। प्यार तो बोझ नहीं होता, छांव होता है। प्राची और राज दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। प्राची की आंखों में पश्चाताप था। उसे वो दिन याद आए जब दादू उसे बुलाते और वो ये कहकर निकल जाती, दादू प्लीज टाइम नहीं है। राज के मन में वो पल घूम गया जब उसने स्पोर्ट्स डे पर दोस्तों के साथ मजाक के डर से अपने दादू को अनदेखा कर दिया था। प्राची हिम्मत करके आगे बढ़ी। वो धीरे से दादू के पास जाकर बोली, दादू आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने बहुत कुछ गलत किया, मुझे माफ कर दो। राज ने भी धीरे से उनका हाथ थाम लिया। दादू मैं अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूँ। दादू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। ये मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। वो अब भी टूटा हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं ये एहसास भी था कि शायद देर से ही सही परिवार को अपनी गलती तो समझ आई। अगले दिन जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज की बात की, तो दीपक ने आगे बढ़कर सारी औपचारिकताएं पूरी की। रास्ते में कार में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो पहले दादू को तोड़ देती थी। ये खामोशी थी पश्चाताप की, आत्मचिंतन की। घर पहुंचते ही राधिका बोली, पापा जी अब आप अकेले कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी दवा खाना सेवा सब मैं करूंगी। दीपक बोला, पापा अब ऑफिस से लौटकर हम थोड़ा वक्त साथ में बिताया करेंगे। प्राची बोली, और मैं रोज आपके साथ पार्क जाऊंगी। राज हंसते हुए बोला, और मैं अब दोस्तों को भी बोलूंगा, मेरे दादू सबसे कूल हैं। दादू की आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप सबको देख रहे थे और उनके चेहरे पर वो शांति थी जो कई महीनों से गायब थी। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने सविता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर धीमे से कहा, देखो सविता, आज इन सबके दिल में थोड़ी सी जगह फिर से मेरे लिए बन रही है। काश तुम होती तो देखती। अब भी घर में प्यार जिंदा है, बस उसे जगाने की देर थी। उन्होंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। वही तारा फिर से चमक रहा था, मानो उनकी पत्नी कहीं ऊपर से उन पर मुस्कुरा रही हो। राधिका अब नाश्ते में उनके लिए सबसे पहले चाय बनाती। दीपक ऑफिस से लौटते ही कुछ देर उनके पास बैठता और प्राची राज अब उनके कमरे में हंसी ठिठौली भी करने लगे थे। लेकिन श्यामलाल जी के अंदर जो खालीपन सालों से जमा था, वो सिर्फ एक दो दिनों के प्यार से भरने वाला नहीं था। वो मुस्कुराते तो थे, मगर
उस मुस्कान में अब भी गहराई में कुछ टूटा हुआ छिपा रहता था। उनकी तबीयत के लिए डॉक्टर ने सलाह दी थी कि वो रोज थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करें और कुछ समय बाहर बिताएं। इसी सलाह पर अगले दिन दीपक ने उन्हें पास के सरकारी हॉस्पिटल के पार्क में छोड़ दिया। वहां बुजुर्गों का एक ग्रुप बैठकर रोज सुबह बातें किया करता था। वो धीरे धीरे पार्क में आई, अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी पर टिकते हुए। पास ही एक बेंच पर कुछ बुजुर्ग बैठे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन श्यामलाल जी ने वहां जाकर बैठना ठीक नहीं समझा। वो थोड़ी दूर एक कोने में बेंच पर चुपचाप बैठ गए। नमस्ते दादू, यहाँ नए आए हो क्या? एक मीठी सी आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने पलट कर देखा। एक 20-22 साल की लड़की हंसते हुए खड़ी थी। साधारण कपड़े, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। नहीं बेटा, उन्होंने थोड़ा झेपते हुए कहा, बस डॉक्टर ने कहा था थोड़ा घूमने आ जाओ। अच्छा, तो आप भी हमारे मॉर्निंग गेस्ट बन गए। लड़की हंसते हुए उनके बगल में बैठ गई। मैं राखी हूँ, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। यहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हूँ। श्यामलाल जी थोड़ा झिझके, पर फिर मुस्कुराते हुए बोले। राखी बहुत बातूनी थी। उसने उनसे उनके गांव के बारे में पूछा, उनके बचपन के बारे में, और फिर बोली, आपकी आंखों में बहुत गहराई है दादू, जैसे बहुत कुछ कहती हूँ आपकी आंखें। थोड़ा दादू चौंक गए। शायद बहुत सालों बाद किसी ने उनकी आंखों को देखा था, ना कि सिर्फ उनकी उम्र को। जीवन में बहुत कुछ देख लिया बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। फिर तो आपको तो बहुत कहानियां आती होंगी, मुझे सुनाओ ना। दादू हंस पड़े। तुम सुनोगी? क्यों नहीं, राखी बोली। दादू के मुंह से कहानी सुनना सबसे अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। राखी रोज सुबह पार्क में आती और उनके पास आकर बैठती। कभी वो उनसे उनके बचपन की कहानी सुनती, तो कभी अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के किस्से सुनाती। श्यामलाल जी की आंखों में जो सूखी सी उदासी थी, अब उनमें थोड़ी चमक लौटने लगी थी। एक सुबह राखी बोली, दादू आप जानते हो, मेरी माँ बचपन में ही नहीं रही और मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। मैं जब छोटी थी तब किसी ने मुझे अपने दादू की कहानी सुनाई थी। तब से मन में हमेशा इच्छा थी कि मेरे पास भी एक दादू हो, जो मेरी बात सुने, मेरी हिम्मत बने। श्यामलाल जी कुछ पल के लिए चुप रहे। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, और मुझे तो बस एक अपना चाहिए था जो मेरी बातें सुने। राखी ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ा। तो अब मैं आपकी पोती हूँ और आप मेरे दादू। धीरे धीरे वो पार्क की मुलाकात एक रिश्ते में बदलने लगी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई लालच नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं थी, सिर्फ एक सच्ची समझ और अपनापन था। घर लौटने पर भी वो अब थोड़ा बदल चुके थे। प्राची ने कई बार देखा कि दादू अब अकेले कमरे में चुपचाप नहीं बैठते। वो अब मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देखते थे, जैसे उन्हें जिंदगी में फिर से कुछ अच्छा दिखने लगा हो। दादू आप किसी से मिलने जाते हो क्या? प्राची ने एक दिन पूछा। हाँ बेटा, उन्होंने हंसते हुए कहा। कौन? प्राची चौंकी। तुम्हारी ही उम्र की एक लड़की है राखी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। प्राची को थोड़ी हैरानी हुई। उसने अपने दादू को कभी किसी के साथ इतने खुले दिल से बात करते नहीं देखा था। धीरे धीरे प्राची और राज भी दादू के साथ पार्क जाने लगे। उन्होंने राखी से मुलाकात की और उसे पसंद किया। राखी की हंसी, उसकी सच्चाई और बुजुर्गों के लिए उसका स्नेह देखकर पूरा परिवार उससे प्रभावित हुआ। एक दिन घर में जब दादू खिड़की के पास बैठे राखी से बात कर रहे थे, राधिका चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही थी। राखी हंसते हुए कह रही थी, दादू आप तो बहुत मजेदार बात करते हो, जो भी सुनता है आपको अपना मानने लगता है। और दादू भी बच्चे जैसे हंस रहे थे। राधिका की आंखों में नमी आ गई। उसने सोचा, इतने सालों में मैंने इन्हें ऐसे हंसते कभी नहीं देखा, और ये तो वही है जिन्होंने इस घर की हर नींव रखी है। उस रात राधिका ने दीपक से कहा, एक अजनबी लड़की ने वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर भी नहीं कर पाए। उसने पापा जी को फिर से जीना सिखा दिया। दीपक चुप रहा, पर उसके अंदर भी एक बात गहराई से उतर चुकी थी। प्यार दिखाना कोई काम नहीं होता, बस थोड़ा सा समय और दिल की जगह देनी पड़ती है। घर में अब माहौल धीरे धीरे पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहाँ हर कोने में सन्नाटा, दूरी और ठंडापन महसूस होता था, अब वहीं घर थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। सुबह की वो आवाज़ें जो कभी केवल बर्तन और मोबाइल की बीपिंग तक सीमित थी, अब उनमें एक नई ऊर्जा उगलने लगी थी। दादू की हंसी की आवाज़। एक शाम प्राची अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा
दादू रसोई में राधिका के पास खड़े कुछ समझा रहे थे। बहू देखो, आलू की सब्जी में थोड़ा सा जीरा पहले डालो, खुशबू और स्वाद दोनों अच्छे हो जाते हैं। राधिका मुस्कुराई। पापा जी, आप तो शेफ बन गए। प्राची को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यही राधिका जो कुछ महीनों पहले दादू की हर बात पर झुंझला जाती थी, आज उन्हीं की बातों पर मुस्कुरा रही थी। दादू की बातें अब अच्छी लगने लगी हैं मम्मी, प्राची ने हल्के से मजाक में पूछा। राधिका हंसते हुए बोली, शायद हमें समझने में देर लगी बेटा, लेकिन देर से ही सही समझ तो आए। शाम को दीपक भी ऑफिस से लौटा तो दादू खिड़की के पास नहीं बल्कि हॉल में बैठे थे, बच्चों के साथ कैरम खेलते हुए। राज हंसी से लोटपोट हो रहा था क्योंकि दादू की गोटियां बार बार निशाने से चूक रही थी। अरे दादू, आप तो चीटिंग कर रहे हो, राज हंसते हुए बोला। मैं चीटिंग नहीं कर रहा बेटा, बस अनुभव का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दादू ने ठहाका लगाते हुए कहा। दीपक दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। यही तो वो घर था जो अब तक सिर्फ एक मकान बनकर रह गया था। अब वही मकान फिर से घर बनता जा रहा था। रात के खाने पर अब कोई मोबाइल नहीं होता। ये नियम सबसे पहले राज ने खुद बनाया था। डिनर टाइम पर कोई फोन नहीं, हम सब साथ में बात करेंगे, दादू ने हंसते हुए कहा। वाह, अब तो तुम ही इस घर के नियम बनाने लगे। दादू अब फिर से परिवार में अपनी जगह महसूस करने लगे थे। एक दिन राधिका दादू के कमरे में गई। उसने धीरे से कहा, पापा जी, सच कहूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि आपकी पुरानी बातें पुराने जमाने की हैं और आज वही बातें घर को जोड़ रही हैं। अगर आप ना होते तो शायद हम सब बस एक साथ रह रहे होते, पर परिवार ना होते। दादू ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस राधिका के सिर पर हाथ रख दिया। बहू घर ईंटों से नहीं बनता, समझ और सम्मान से बनता है। राधिका की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने ससुर को सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि अपने परिवार की नींव की तरह महसूस किया। अब राखी भी कुछ कुछ दिन में घर आने लगी थी। वो प्राची के साथ पढ़ाई करती, राज के साथ हंसी मजाक करती और राधिका से घर के काम सीखती। राखी, तुम तो इस घर की बेटी जैसी बन गई हो, राधिका ने एक दिन कहा। राखी हंसते हुए बोली, मैं तो दादू की पोती हूं ना, तो ये घर भी मेरा हुआ। दादू के चेहरे पर उस पल जो खुशी थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। परिवार में आए इस बदलाव ने सबसे ज्यादा असर दीपक पर डाला। अब वो ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले अपने पिता के पास बैठता। पापा, याद है जब मैं छोटा था तो आप हर शाम मुझे गोद में बिठाते थे। हाँ बेटा, और तू तब मेरी आंखों की रोशनी था। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखों में कभी अंधेरा ना आए। दीपक की आंखें भर आई। इतने सालों में उसने अपने पिता से इतनी खुली बात शायद पहली बार की थी। दादू अब फिर से घर की धड़कन बन चुके थे। बच्चे उन्हें अब कहानी सुनाने वाले बूढ़े नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह मानने लगे थे। पर इस बीच एक इंसान ऐसा था जिसके अंदर अब भी कुछ अधूरा था। राज। राज पिछले कुछ दिनों से अपने मन में कुछ महसूस कर रहा था। हर बार जब वो दादू को हंसते हुए देखता, राखी को उनके साथ मस्ती करते देखता, परिवार को एकजुट होते देखता, तब उसे वो दिन याद आता जब उसने स्पोर्ट्स डे पर दादू से मुंह मोड़ लिया था। वो दिन अब उसके दिल में एक नुकीली चुभन बन चुका था। उस दिन शाम को जब सब पार्क जाने की तैयारी कर रहे थे, राज अचानक बोला, दादू, आज मैं आपके साथ अकेले पार्क जाना चाहता हूँ। सब थोड़ा चौंक गए। प्राची ने शरारत में कहा, वाह, आज तो जनाब खुद बोले हैं। दादू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चल बेटा, साथ चलते हैं। पार्क में चलते हुए राज कुछ चुप चुप था। दादू बीच बीच में उससे बातें कर रहे थे। बेंच पर बैठते ही राज की आंखें नम होने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, दादू, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा, बोल। मुझे बहुत शर्म आती है उस दिन को याद करके। कौन सा दिन? दादू ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। स्पोर्ट्स डे का दिन दादू। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। जब आपने मुझे देखा और मैं आपके पास नहीं आया क्योंकि मुझे डर था कि मेरे दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे। दादू चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस उसकी आंखों में देख रहे थे और राज को वो खामोशी किसी सजा से कम नहीं लगी। दादू, राज की आंखों से आंसू निकल पड़े। आप वहां धूप में बैठे थे और मैं आपसे दूर चला गया। मुझे आप पर गर्व करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको नजरअंदाज कर दिया। उस दिन के बाद से मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। दादू ने धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर पर रख दिया। बेटा, प्यार में गलती होती है, लेकिन उससे बड़ा है इजहार। राज ने सिर झुका लिया।
क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हो दादू? बेटा, दादू की आवाज़ में प्यार था। माफ़ी तो उस दिन भी दे दी थी जब तू भीड़ में मुझसे नजरें चुरा रहा था। मैं जानता था तू बुरा नहीं है, बस हालात समझ नहीं पाया। राज ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो अब छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन उस पल में वो खुद को दादू की गोद में छिपाना चाहता था, जैसे बचपन में करता था। घर लौटते वक्त राज के चेहरे पर जो हल्की उदासी थी, वो अब हल्के सुकून में बदल चुकी थी। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं कभी दादू को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। शाम को डिनर पर सब एक साथ बैठे थे। राज अचानक बोला, अब से जब भी कोई स्कूल में दादा दादी की बात करेगा तो मैं सबसे ऊंची आवाज में कहूंगा, मेरे दादू सबसे अच्छे हैं। दीपक ने गर्व से बेटे को देखा और राधिका की आंखों में नमी थी। दादू ने राज को प्यार से अपने सीने से लगा लिया। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक फंक्शन था, ग्रैंड पेरेंट्स डे का। इस बार राज ने किसी से छिपाकर नहीं, बल्कि पूरे गर्व से दादू का हाथ थामा और स्कूल पहुंचा। स्टेज पर उसने माइक पकड़कर कहा, ये मेरे दादू हैं। इन्होंने मुझे सिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता जो स्टेज पर ताली बजवाए, बल्कि वो होता है जो चुपचाप हमारे लिए पूरी जिंदगी ताली बजाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दादू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। जो पोता कभी भीड़ में नजरें फेर लेता था, आज वही पूरे स्कूल के सामने सीना चौड़ा कर अपने दादू का हाथ थामे खड़ा था। घर लौटने पर दादू ने सविता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो सविता, आज हमारा पोता वो कर गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो सिर्फ मेरा पोता नहीं, मेरा गर्व है। दीपक और राधिका दोनों ने राज को गले लगा लिया, और उस दिन के बाद से राज और दादू के बीच सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं, एक गहरा अपनापन बन गया। श्यामलाल जी अब सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं रहे थे, वो इस परिवार की धड़कन बन गए थे। उनकी मुस्कान अब किसी कोनों में बंद नहीं थी, वो पूरे घर में गूंजती थी। एक शाम सभी परिवार वाले हॉल में बैठे थे। दादू अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर दीपक, राधिका, प्राची, राज और राखी बैठे थे। राखी अब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। प्राची ने कहा, दादू आज आप हमें कोई कहानी सुनाइए, पर इस बार पुरानी नहीं, अपनी जिंदगी की। दादू ने गहरी सांस ली, हल्की सी मुस्कान दी और बोले, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी तो आप लोग ही हो। सबकी निगाहें उन पर टिक गई। जब तुम्हारे पापा छोटे थे तब मेरा सपना ही बस इतना सा था कि वो बड़े होकर इस घर को संभाले। मुझे लगा मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, और उन्हें लगा मैं अब पुराने जमाने की एक किताब हूँ। फिर दादू ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम सबको कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा सबक है। सबने ध्यान से उनकी ओर देखा। बच्चों, रिश्ते तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनमें सम्मान जिंदा रहता है। प्यार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बड़ों को सम्मान, सुनना, महसूस करना, यही असली रिश्ता होता है। अगर तुमने अपने बड़ों को कोने में धकेल दिया तो एक दिन तुम भी किसी कोने में पहुंच जाओगे। पूरा घर सन्नाटे में सुनता रहा। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, और उस सच्चाई ने सबका दिल छू लिया। आज मैं तुम सबको देखता हूं तो मन में शांति है, लेकिन अब इस घर में कोई दीवार नहीं, सिर्फ रिश्तों के पुल हैं। अब मुझे डर नहीं कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि अब मैं घर में हूँ, सिर्फ चार दीवारों में नहीं। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। दीपक ने पिता के पांव छुए। प्राची और राज दोनों ने एक साथ उन्हें गले लगा लिया, और राखी ने हल्के से कहा, अब ये सबक सिर्फ इस घर का नहीं, इस परिवार की पहचान होगा। उस रात दादू फिर अपनी कुर्सी पर बैठे सविता की तस्वीर से बोले, देखो सविता, अब हमारा घर सच में घर बन गया है। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस थोड़ा सा सब्र रखा, और प्यार ने सब बदल दिया। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उनके चेहरे को हल्के से छुआ। दूर आसमान में वही तारा टिमटिमा रहा था, और शायद सविता मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आज साफ झलक रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।